देखो क्या लिखा है कि गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। तो गर्मियों में सूती कपड़ा पहनने के पीछे एक एक उद्देश्य है। क्या करता है तो सुनना बढ़िया से। देखो हमारी शारीरिक प्रक्रिया हम लोग जो शरीर में जो प्रक्रिया होता है के कारण गर्मी में क्या होता है, ज्यादा पसीना आता है। इसके कारण से शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, उसके कारण से क्या होता है, ज्यादा पसीना आता है, जिसमें हमें शीतलता मिलती है। उस पसीना से हमें क्या होता है, ठंडक मिलता है। शरीर से यदि पसीना नहीं निकलता तो गर्मी के दिनों में हम तप्त हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना। उससे शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के की प्रसुप्त ऊष्मा हो जाता है। वाष्पीकरण जो होता है वो गुप्त ऊष्मा मिल जाता है उसको, और उसको गुप्त ऊष्मा के कारण ऊर्जा हमारे शरीर में क्या कर लेता है, शरीर से अवशोषित कर लेता है। ऊर्जा हमारे शरीर से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। जिससे शरीर क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। सूती कपड़ा में क्या होता है, पसीना को सोखने की क्षमता अधिक होती है, अवशोषण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ से पसीना, कपड़ा से पसीना भाप बन करके बाहर उड़ा, तो यहाँ जो गुप्त ऊष्मा लगा अंदर की ओर क्या किया, ठंडक महसूस किया। हाथ में पेट्रोल लेके देखिए, पेट्रोल जैसे डालेंगे वो हाथ में पेट्रोल रहेगा, भाप बन करके ऊपर उड़ गया, है ना। और वो कहाँ पर, गुप्त ऊष्मा के कारण से, यानी लेटेंट हीट के कारण से यहाँ पर हथेली पर क्या कर दिया, ठंडक पहुंचा देता है। देखते हैं ना कभी पेट्रोल लेकर के। तो इस प्रकार से देखो शारीरिक प्रक्रिया के कारण, आंसर लिखेंगे इसका, लिखते चलो। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। गर्मियों में हमें क्या होता है, ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा हो जाती है। ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में शीतलता प्राप्त होती है। शरीर सूती कपड़ा में जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़ा में क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना, इसमें अवशोषित होकर
वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है देखो। बर्फीले जल से भरे गिलास, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। ऐसा क्यों? देखते हो ना, स्प्राइट वाला बोतल से पानी, स्प्राइट वाला जो बोतल है उसको गिलास में डालो तो गिलास के बाहर तुम नहीं डाले, तो उसके बाहर, गिलास के बाहर चारों तरफ क्या होता है? बूंद 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 जमा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक ही कारण है, देखो समझो क्या लिखा है। बर्फीले जल से जो भरा गिलास है, गिलास में बर्तन की बाहरी सतह पर, गिलास का जो बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, वायु में जो उपस्थित, वायुमंडल में है ना, वायु में उपस्थित जलवाष्प में, क्या बोले, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क से आते ही, जैसे गिलास ठंडा हो गया तो गिलास ठंडा होने के कारण से जो संपर्क हो, ये नहीं कि स्प्राइट बाहर निकल गया सबसे, गिलास से स्प्राइट छिद्र छिद्र से बाहर नहीं निकल गया, वो ठंडा है तो ठंडा होने के कारण से वायुमंडल में जो क्या है, नमी है, उस नमी को क्या हो गया, वहां पर गया और उसमें संघनन की क्रिया हो गई, इसलिए गिलास के चारों ओर क्या हो गया, बूंद बूंद नजर आने लगा। नहीं कि बोला स्प्राइट थोड़ा इधर छिद्र से इधर छिद्र से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं। समझ गए? वही लिखा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क से ऊर्जा कम हो जाती है, और ऊर्जा कम होने के कारण से वह क्या, गैस अवस्था से किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, जो हमें बर्तन के बाहरी सतह पर बूंद के रूप में नजर आता है। समझ में आया? ये है इसका, नहीं कि स्प्राइट हुआ इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा, वो नहीं निकला। आंसर लिखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा या वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या होता है, ठंडे गिलास के संपर्क में आने से, ठंडे पानी के संपर्क में आने से ऊर्जा उसका क्या हो जाता है, कम हो जाती है। और जब ऊर्जा कम हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है। तो वह क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। और क्या होता है, जो हमें बर्तन के बाहर बूंद बूंद के रूप में क्या होता है, नजर आता है। समझ गए? ये आप लोग का क्या था, फुल एंड फाइनल टॉपिक्स, जिस पर आप बात करते थे। समझ गए? कुछ की राशि लिख देते हैं, उसका मात्रक लिख देते हैं और उसका प्रतीक लिख देते हैं।
इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक समझो इसको। समझ गए? देखो यहाँ पे राशि लिखाया, यहाँ पर मात्रक और यहाँ पर प्रतीक। यानी बोला कैसे पहचानेंगे सो। राशि देखो, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो है वो क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक, इधर समझ चलो पहले। ये जो राशि लिखी है यानी तापमान, ये मात्रक मतलब क्या? इंटरनेशनल मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? के से। किससे दर्शाते हैं? के से। फिर देखो आया क्या? लंबाई। लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं? ये आया क्या? लंबाई। और लंबाई को हम किससे? मीटर से। किससे? मीटर से। और मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, है ना। फिर आया क्या? है ना, जो हमको द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम लोग किससे दर्शाते हैं? किलोग्राम से। द्रव्यमान से को किससे दर्शाते हैं? किलोग्राम से। और किलोग्राम को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी में। किलोग्राम को क्या लिखते हैं? केजी में। इसके बाद आया भार। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन को किससे? एम से। फिर यहाँ लिख देते हैं उसी प्रकार से। ये राशि हो गया, ये क्या हो गया? मात्रक यानी एसआई मात्रक, आप लोग लिखेंगे वहां से उसी के नीचे। और ये क्या? प्रतीक। क्या क्या राशि में क्या है? तो राशि में आयतन है ना। आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? घन मीटर। आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? घन मीटर यानी m पर पावर 3। m पर पावर कितना? 3। फिर इसके बाद आएगा घनत्व। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। घनत्व किस में आएगा? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका जो मात्रक है इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर लिखाएगा तो केजी पर मीटर क्यूब। समझ गए? इसके बाद आया दाब। बहुत सारी चीजें अभी हम थोड़ा सा बता दिए। दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या? पास्कल। पास्कल को हम लोग किससे? पीए से दर्शाते हैं। समझे? इतना नोट करो। फिर आगे हम ले जाएंगे क्वेश्चन आंसर की ओर।